अब हमारा चौथा है प्रीपोजिशन की पहचान सेंटेंस में। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? तो हिंदी में जो विभक्तियां होती हैं जैसे कि से, में, को, पर, के, जो हिंदी में विभक्तियां होती हैं इंग्लिश में उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। कई हिंदी वाक्यों में प्रीपोजिशन जो होते हैं वो छुपे होते हैं, लेकिन हम लोग जब उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे कि वह बाजार जाता है, तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पे छुपा है। जैसे कि वह बाजार को जाता है, यहाँ पे को आएगा और जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा he goes to market। यहाँ को के लिए टू आ गया, तो यहाँ पर ये छुपा हुआ था जिसको हम लोग ट्रांसलेशन के समय हम लोगों ने यूज किया। ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राकेश शाम को 5 बजे गोमती नदी में तैरता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, यहाँ जो में है ये हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन इस वाक्य में लिखा हुआ है, यहाँ हमें पता चल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा राकेश, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो उस अनुसार हम लोग बनाएंगे। इसके बाद वर्ब आएगा, ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। तो राकेश स्विम इन द गोमती रिवर 5 बजे 5 o'clock in the evening। यहाँ पर हम लोगों ने इन का प्रयोग किया और यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पे छिपा हुआ था तो हम लोगों ने टू का प्रयोग किया। तो जब हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं तो हमारा देखते हैं कि जो हमारा हिंदी में वाक्य के जिस शब्द के बाद आता है, इसमें नदी के बाद आया है और यहाँ पर बाजार को इस बाजार के बाद आया है, ट्रांसलेशन में क्या होता है उस शब्द के पहले प्रीपोजिशन आ जाता है। जैसे यहाँ पर यहाँ बाजार को जाता है, बाजार के बाद है लेकिन हम लोगों ने प्रीपोजिशन का प्रयोग उससे पहले किया है। इसमें भी रिवर के हम लोगों ने पहले किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रीपोजिशन की पहचान देखी, स्थिति देखी। अब हमारा जो दूसरा है कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि सेंटेंस में हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो ये पहचान करने के बाद हम पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो हमारा दूसरा है टेंस की पहचान और उसका स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसकी विवेचना मैंने पहले ही टेंस वाले वीडियो में कर चुकी हूँ। तो हिंदी वाक्य में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने हेतु हमें वाक्य के टेंस को पहचान करके उसके वाक्य विन्यास के अनुसार वाक्य के विभिन्न भागों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जिसको कहते हैं, के अंग्रेजी शब्दों को लिखना चाहिए। जैसे कि राम फुटबॉल खेल रहा है, तो सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे ये किस टेंस का है। तो यहाँ पर है खेल रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो पहले हम लोगों ने पहचान किया कि ये किस टेंस का है, तो ये हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो अब इसके सब सेंटेंस स्ट्रक्चर जानेंगे। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा।
तो जैसे है यहाँ पर राम फुटबॉल खेल रहा है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो पहले राम लिखेंगे। उसके बाद राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। राम इज, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी। तो हमारा वर्ब है खेलना, तो प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। और फिर ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है, तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार हम लोगों ने पहले टेंस की पहचान की, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को जाना, उसके बाद उसके बेसिस पर हम लोगों ने शब्द को उसके स्थान पर रख दिया और हम लोगों ने सेंटेंस फॉर्म किया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राजेश हॉकी खेलता है। तो सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे ये किस टेंस का। तो यहाँ पे ता है, ती है, तो हम लोग ता है, ती है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। तो अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर जानते हैं। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे हैं, सब्जेक्ट आते हैं सबसे पहले, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और एस और येस हम लोग किसके साथ प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, हमारा राजेश है, तो पहले हम राजेश लिखेंगे। अब उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, और ये हमारा राजेश जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग करेंगे। तो राजेश खेलना का प्ले होता है, तो एस लगाएंगे, उसमें प्लेज हो जाएगा, प्लेज हॉकी प्लस हॉकी। इस प्रकार हम लोगों ने पहला टेंस जाना और फिर उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोगों ने उसको सब्जेक्ट, हर एक शब्द को उसकी जगह पे रख दिया, सब्जेक्ट को, वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। इस प्रकार हमारा एक सेंटेंस फॉर्म हो। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। वह बाजार जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहचानेंगे ये किस टेंस का है, ता है, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसके ये सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मैंने पहले ही लिखा है, इस पे ही हम लोग इसको इसका बेस बना के इसको हम लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो ही लिखेंगे। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ एस और एस का प्रयोग करेंगे। तो हमारा फिर वर्ब आएगा, तो वर्ब आ गया जाता, जाना का होता है गोस, तो गोस के साथ एस या एस लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गोस। और फिर ऑब्जेक्ट है बाजार, तो बाजार को जाता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन छिपा है, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। तो इस प्रकार हम लोगों ने सेंटेंस बनाया और हम लोगों ने देखा यहाँ पर भी कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन हमने टू यूज किया है, जो बाजार के बाद आता था, वो हम लोगों ने पहले लिखा। इस प्रकार उसकी स्थिति भी हम लोगों ने समझा। हमेशा जो प्रीपोजिशन जिस शब्द के बाद आता है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो वो उसके उस शब्द के पहले आ जाता है। तो यहाँ पर भी टू प्रीपोजिशन है जो बाजार के पहले आया। तो आगे और हम लोग कुछ वाक्य देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इनको ध्यान से हम लोग पढ़ें, सुने और समझने की कोशिश करें। आइए देखते हैं सेंटेंस। तो ये पहला सेंटेंस है, मैं खेलता हूँ। तो ता हूँ है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है और खेलता वर्ब है। तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बेस पे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और वर्ब के साथ एस ई एस तब लगाएंगे जब हमारा
जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। पहला है मैं खेलता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मैं है तो आई, और उसके बाद आई के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर प्ले का प्ले ही हो जाएगा, खेलना का आई प्ले, ये हमारा बन गया। दूसरा है मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब सेम सेंटेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट जुट गया है, तो अब हमें पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई हो जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा तो प्ले आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तीसरा है मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। सेम सेंटेंस है, अब फुटबॉल के साथ उसमें प्रतिदिन जुट गया है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, सेंटेंस हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे छोटे से बड़े हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं सिंपल सेंटेंस को। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आई, उसके बाद वर्ब आएगा प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल यहाँ आ जाएगा, उसके बाद फुटबॉल डेली, प्रतिदिन का डेली। अभी नेक्स्ट है मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्ले, प्ले के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल, उसके बाद यहाँ आ जाएगा शाम को, फिर प्रतिदिन, ऐसे जाएगा, पीछे से जाएंगे हम लोग। तो आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग डेली। अब हमारा नेक्स्ट है, अब इसमें ऐड क्या हो गया है, मैं प्रतिदिन शाम को, यहाँ 5 बजे ऐड हो गया, प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। सेंटेंस वही है, बस उसमें कुछ कुछ आगे जुड़ता जा रहा है सिंपल सेंटेंस में। तो सेम वे में बनाएंगे, पहले आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल के बाद क्या है 5 बजे, पीछे से जाएंगे एट 5 o'clock, फिर शाम को इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, फिर प्रतिदिन डेली। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग पीछे से इधर की ओर जाएंगे, 5 बजे एट 5 o'clock इन द इवनिंग डेली। अब हमारा ये लास्ट वाला है, मैं कॉलेज के मैदान में प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा वर्ब आई प्ले फुटबॉल, अब यहाँ पर पहले कॉलेज के मैदान में आएगा, क्योंकि फुटबॉल वो कॉलेज के मैदान में खेल रहा है, तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग ये वाले पोर्शन लिखेंगे, आई प्ले फुटबॉल एट कॉलेज ग्राउंड। यहाँ तक हो गया, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे एट 5 o'clock a daily।
5 o'clock in the evening I play football at college ground at 5 o'clock in the evening daily। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हुए हम किस प्रकार से बड़े वाक्य बना सकते हैं। अब हमारा आगे है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये हमारा इसको दूसरी कैटेगरी के सेंटेंस में ले सकते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस। अब उस सेंटेंस में भी कई सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वाले होते हैं, एक्सक्लेमेशन वाले होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो उस बेसिस पे ये सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस आर 4 काइंड। कौन कौन से हैं? पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ये कैसे सेंटेंस होते हैं? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion is called assertive sentence। जो कथन बोलते हैं वैसे सेंटेंस को हम लोग assertive sentence कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। Humpty Dumpty sat on a wall। Humpty Dumpty दीवार पे बैठा। All roads leads to Rome। सभी रास्ते रोम को जाती है। I shoot an arrow into the air। मैंने तीर को आकाश की तरफ छोड़ा। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। प्रकृति सबसे बड़ा चिकित्सक है। ही हैज अ गुड मेमोरी। उसकी अच्छी याददाश्त है। अगला देखते हैं हमारा दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब जो वाक्य सवाल करता है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा और हम उसका जवाब देते हैं। डू आई गो टू मार्केट? क्या मैं बाजार जाता हूँ? डू वी सिंग अ सॉन्ग? क्या हम लोग गाना गाते हैं? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? आर यू प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे हो? तो इस प्रकार ये जो हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमारा थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट और इंट्रीटीज यानी धमकी। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट और इंट्रीटीज यानी कि धमकियां। हमें आज्ञा देता है या निवेदन करने के शब्द बोलते हैं या फिर धमकियां देता है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है बी क्वाइट मतलब चुप रहो। चुप रहो ये है हमारा कमांड, ऑर्डर बोल सकते हैं। गो देयर वहां जाओ। वॉक स्लोली धीरे चलो। डोंट मेक अ नॉइज आवाज नहीं करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ हमेशा सच बोलो। कम हियर राम यहाँ आओ राम। हैव मर्सी अपॉन अस हम पे दया करो। इस तरह के सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं चौथा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो हमारे सडन जो हमारे भाव उमड़ के आते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आते हैं सुख के, दुख के, तो वो सारे सेंटेंस हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ सेम कितना शर्मनाक। हाउ कोल्ड द नाइट इज मतलब रात कितनी ठंडी है। वेल डन बहुत अच्छा। आई एम हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रा
ये बहुत खुशी जब होती है तब हम लोग बोलते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। अल्लास, ये हम लोग दुख के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई एम रून्ड मतलब मैं बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने सेकेंड कैटेगरी के सेंटेंस देखा, जिसमें हम लोगों ने 4 तरह का पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अब आप टेंस सीख लिए, उसके बाद आपने सीखा सेंटेंस। अब आप भी छोटे से बड़े वाक्य बनाना आरंभ करें, बोलना शुरू करें। धन्यवाद।